दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमसी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स, सिलेबस या कंसेप्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो यूट्यूब चैनल जेएमसी सिंप्लीफाइड आपके लिए। इस वीडियो का टाइटल रहेगा हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रिंट मीडिया की ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडिया और वर्ल्ड में अलग अलग न्यूज़पेपर्स छपते रहे और उन्होंने कैसे हमारी आज़ादी की लड़ाई में पार्ट लिया। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम इंडिया में दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। एक हमारा इसमें रेडियो की डेवलपमेंट आ जाएगी और एक आएगी टेलीविज़न की। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Electronic media is a means of communication in which electronic and electromechanical energy is required to disseminate news or any message to the audience. It is composed of all the devices which are electronic like TV, radio, computers, mobile phones, tablets, etc. It uses a range of audio, video, text and graphics in one composite medium which is easy to understand for a majority of the audience. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? ये ऐसे मीडियम होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी पे वर्क करते हैं? जो है हमारे पास टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैसेज भेजते हैं तो इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से शेयर करने के लिए। अब जैसे कि हम प्रिंट मीडिया का यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या हम यूज़ कर सकते थे? हम पिक्चर्स लगा सकते थे और अपना टेक्स्ट यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को वीडियो के रूप में भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो में भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी और ग्राफिक्स में भी। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें हमारे पास आ जाते हैं। अब जैसे टीवी में एक न्यूज़ चलती है तो उसमें क्या होता है, हमें दिख भी रहा होता है, वीडियो भी चल रही होती है, पिक्चर्स भी होती हैं उसमें, कई बार उसमें कुछ ग्राफिक्स भी होते हैं और अलग से उसमें न्यूज़ भी लिखी होती है टेक्स्ट में। इससे क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से लोगों को क्लैरिटी देती है उस इवेंट के बारे में जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के? More innovative form of media due to combination of motion pictures, animation, etc. A variety of options are available to the consumers as they can surf through different channels, websites, etc. It introduces more revenues and job opportunities. It is appropriate for instant polls and review by the public. It can be made a real-time interaction. It is more appropriate for illiterate person. तो इसमें हम बात करते हैं उनके फीचर्स के बारे में। फीचर्स में उनकी मेन चीज़ें क्या है कि मोशन पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन को यूज़ करते हैं। मोशन पिक्चर्स क्या होती है? कुछ ऐसी पिक्चर्स जो मूव करती हैं, यानी हम वीडियो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक काफ़ी इनोवेटिव फॉर्म होगी लोगों को बताने के लिए और इससे लोगों को ज़्यादा इजीली भी समझ आ जाता है। एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलते हैं अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब वो कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें देखो हमारे पास डिवाइसेस कौन से हैं? टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। अब जब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जिस चीज़ें आ रही हैं उस पर हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे और हमें वेबसाइट्स जो हैं उनका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में क्या आ गए? एक तो चैनल्स आ गए। चैनल कैसे आ गए? अब टीवी पे जो चैनल आते हैं, रेडियो चैनल्स आते हैं, अब तो यूट्यूब चैनल आते हैं, लेकिन वो इस पे कुछ डिफरेंट है। रेडियो, टीवी के जो चैनल हो गए वो हो गए, वेबसाइट्स होगी, सोशल मीडिया के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें क्या होता है कि ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें देखो हमें काम भी तो ज़्यादा है ना, हमें ऑडियो भी मैनेज करनी है, वीडियो भी, टेक्स्ट भी एंड ग्राफिक्स भी। तो इन सभी के लिए हमें ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए होती है और प्रॉपर इसमें हमारा कैमरा मैन होगा जो फंक्शनिंग करेगा, कैमरा के साथ फिर लाइट मैन वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करता है। रिवेन्यू कैसे जनरेट करता है? क्योंकि इनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, ये कवर करते रहेंगे और जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो एक दिन में एक बार ही न्यूज़पेपर छपेगा, अब 2 बार तो नहीं छपेगा। तो इसमें ज़्यादा रिवेन्यू भी जनरेट होता है और ये क्या होता है? रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे कि अब लाइव चलते हैं ना, हम देखते हैं कि बहुत से इवेंट हमारे में लाइव चले, लाइव क्रिकेट चला होता है तो उसे भी हम देख सकते हैं। अब कोई क्रिकेट मैच है उसको आज जो है मान लो एक न्यूज़ चैनल ने कवर कर दिया है और वो लाइव दिखा दिया है,
या उसमें कुछ हादसा हुआ है, उसको उन्होंने लाइव कवर कर दिया है पहले ही। अब कल का जो अगले दिन जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें क्या होगा, वही इवेंट उसमें छपा होगा, लेकिन लोग तो ज़्यादा उसी टाइम देख चुके होंगे ना। तो ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि उसको उसी टाइम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर इलिटरेट पर्सन। अब कुछ ऐसे पर्सन है जो पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत एक लिमिटेशन है कि कुछ लोग जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं है या उनको इतने अच्छे से आता ही नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो अपनी सिर्फ सुन रहे हैं या कुछ वीडियो को देख के समझ जा रहे हैं। Marshall McLuhan said in his book, The Medium is the Message, that electronic technology is reshaping and restructuring the patterns of social independence and every aspect of personal life. It is essential that we understanding these changes our effects in order to develop our electronic resources for the benefit of the society. यहाँ पे नाम दिया है मार्शल मैक्लूहन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स आएंगे जिनके बारे में हमने पढ़ना है, उनमें से ये एक नाम है मार्शल मैक्लूहन। ये आई थिंक आपके सामने भी पहला नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है द मीडियम इज़ द मैसेज, ये इनकी बुक का नाम है। अब इनके बुक का मेन मोटिव क्या है, इनका कहना है कि जो हमारा मैसेज होता है वो डिपेंड करता है हम किस मीडियम से भी शेयर कर रहे हैं। इससे भी लोगों की जो परसेप्शन है उस मैसेज के प्रति चेंज होती है, एक्सेप्टेंस को चेंज कर सकते हैं इससे। इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो लोगों की लाइफ को दोबारा से शेप कर रही है, उनको दोबारा से एक नया स्ट्रक्चर दे रही है और लोगों को एक सोशल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रही है, वो भी उनकी पर्सनल लाइफ में। अब ये वो कैसे कर सकती है, क्योंकि देखो पहले जो है वो प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा फोकस चला हुआ है ना, लोग न्यूज़पेपर पे डिपेंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो टीवी रेडियोज़ की जब शुरुआत हुई तो बहुत ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो उसमें बनना शुरू हो गए और साथ ही लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़्यादा ईजी रहा, उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने लग पड़ी। तो इससे जो है एक सोशल लाइफ में चेंज आ रहा है। तो इनका कहना है कि जो मीडियम इज मैसेज essential that we understanding these changes are effects in order to develop our electronic resources for the benefit of society। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनको हम एक सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करें। अब ये चेंजेस कैसे हैं? Time and distance have been reduced in sharing information, events, and ideas. People's access to information has become easy and universal. Control of information by outsiders has become more difficult. Information exchange has become cheaper and simple. It has become easy to have two-way interaction and exchange of ideas. A centralized information distribution has been encouraged due to its wide reach and low cost. Listeners and viewers have a number of channels available from which to choose any that they prefer. चेंजेस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं, सिंपल चीज़ें हैं कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो गया है और अब उनका इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल है कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन वर्ल्ड, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्ल्ड में कैसे शुरू हुआ। Electronic media started with sound communication of radio waves, music, news, and other type of programs from single broadcast stations to a large number of listeners having radio receivers. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत जो है वो रेडियो से शुरू होती है और इसमें क्या उस करते थे, उस टाइम पे न्यूज़ को शेयर करते थे और म्यूज़िक सुनने के लिए शेयर करते थे। इसमें क्या होता था, एक ही स्टेशन होता था जहाँ से न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जाता था और जितने भी लोगों के पास रेडियो रिसीवर्स होते थे वो उसको सुन सकते थे। Guglielmo Marconi, an Italian inventor, started wireless telegraph in 1895. From 1920 to 1945, radio developed into first electronic mass media. जरूरी है जिसमें है इटालियन इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मार्कोनी
ठीक है, इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था। जो ये वायरलेस टेलीग्राफ है ना, ये रेडियो की बात की है इसमें। तो आपसे पूछेंगे रेडियो किसने बनाया था, तो इनका नाम आएगा मार्कोनी। 1895 में इसको बनाया गया था। 1920 से 1945 के बीच में क्या था कि जो रेडियो था वो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मास मीडियम की तरह उभरा था। क्योंकि देखो पहले पहले तो शुरू होता है, उसके कुछ टाइम के बाद उसमें इन्वेंशंस होती जाती हैं और लोग उससे जब कंफर्टेबल होने लग पड़ते हैं ना, तो उसके बाद वो चीज़ स्प्रेड होती जाती है लोगों के बीच में। तो 1895 में बना था। 1920 से 45 के बीच में क्या हुआ कि वो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया और बहुत से लोग उसको यूज करने लग पड़े। In 1926, J.L. Baird in UK has been invented television. It became broadcast medium only at the end of World War II. The role of radio in society did not match with the television broadcast, so radio is reinvented in the form of FM radio. FM radio is free from external disturbance and has good sound quality. अब क्या हुआ, देखो हमने इसमें पढ़ा ना कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, किस टाइम पे हुई, किसने की, और किस टाइम पे वो प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बन गया। अब 1926 में क्या हुआ कि जेएल बेड ने यूके में टेलीविज़न बना दिया। फिर टेलीविज़न क्या हुआ, उसको यूज़ किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों के बीच में एक अच्छे ब्रॉडकास्ट मीडियम की तरह। तो जब टेलीविज़न शुरू हो गया ना, उसके बाद जो रेडियो की पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लग पड़ी, क्योंकि जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट लोगों को जितने अच्छे से समझा पा रहा था, एंटरटेन कर पा रहा था, वो रेडियो के बस में नहीं था उस टाइम पे। इसलिए रेडियो को दोबारा से रीइन्वेंट किया गया, यानी उसको एक अच्छी फॉर्म में दोबारा से बनाया गया और उसको अब एफएम रेडियो के नाम से किया गया। एक होता है हमारे पास एफएम रेडियो के फॉर्म में बनाया गया। एफएम रेडियो इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड हैज़ गुड साउंड क्वालिटी। उसकी साउंड क्वालिटी को अच्छा किया गया और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को रोका गया। इसमें कुछ हमारे पास एयर्स है, इनको पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ना, आप देखेंगे कि रेडियो का हमने थोड़ा सा पढ़ा है, टेलीविजन का थोड़ा सा पढ़ा है। इसके बारे में एक पूरी पूरी वीडियो है, अभी सिर्फ हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि बाद में हमें समझने को ईजी रहे। TV broadcasting became more prominent, from which people view the large world beyond them. 1945 में black and white broadcast started. 1954 color TV broadcast. 1970 TV became the dominant media force by 24 hours programming. 1980s satellite TV shrank the world by making live feeds from other countries possible. इसमें हमने कुछ मेजर लैंडमार्क्स लिखे हैं कि किस तरह से टीवी का जो था वो ब्रॉडकास्ट ज़्यादा चले। सबसे पहले हमने लिखा कि ब्लैक एंड वाइट कैसे शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ, 1945 में। 1954 में कलर टीवी ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। उसके बाद जब टीवी जो था वो 24 आवर्स प्रोग्रामिंग के लिए शुरू किया गया, वो 1970s का समय था। और जब सैटेलाइट टीवी आ गया तो उसके बाद हम सैटेलाइट टीवी आने के बाद क्या हुआ कि जो हम लाइव देखते हैं ना आजकल, तो वो इस टाइम पे शुरू हुआ 1980s में। शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक से, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। जो भी हमने पढ़ा ना कि रेडियो को ऐसे एएम से एफएम के बीच में चेंज किया गया, 1920 से 1945 के बीच में रेडियो काफ़ी डेवलप हुआ, लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। अब हम उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हुआ ये। Marconi invented radio in 1895. Radio started in India in 1920s, and first radio club is started in India from June 1923, Bombay, from Times of India newspaper office building. हमने इसके बारे में पढ़ा ना, गुगलिमो मार्कोनी ने रेडियो का इन्वेंशन कब किया 1895 में। ये कौन थे, इटालियन इन्वेंटर थे। अब रेडियो इंडिया में कब शुरू हुआ, वो 1920 में शुरू हुआ। और जो हमारा फर्स्ट रेडियो क्लब था, यानी जहां से रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी, वो था जून 1923। याद रखेंगे, जून 1923। कहाँ से शुरू हुआ था ये, बॉम्बे। कहाँ हुआ था ये, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की जो उस टाइम पे बिल्डिंग थी, उसी के बीच में उन्होंने रेडियो का भी एक जैसे रूम बना दिया या रेडियो क्लब बनाया उन्होंने, और वहीं से उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग को शुरू किया। 1923 नवंबर में ही उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग को शुरू किया कलकत्ता से, जून में बॉम्बे में और नवंबर में कलकत्ता में। फर्दर इन 1924 मद्रास एस्टैब्लिश्ड इट्स रेडियो क्लब। ये हमारे शुरू के क्लब हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये आ सकते हैं, सीरीज में भी आ सकते हैं कि पहला कौन सा था, सेकंड कौन सा था। ठीक है। टू प्राइवेटली ओन ट्रांसमीटर्स एट बॉम्बे एंड कलकत्ता स्टार्टिंग
Indian Broadcasting Company and first news bulletin is broadcasting from Mumbai. अभी जो है ये सब कुछ प्राइवेट चला है, अभी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ये। तो बॉम्बे और कलकत्ता में जो 2 ट्रांसमीटर्स थे, ठीक है, तो वो 1927 में क्या हुआ, वो प्राइवेटली थे ना, उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बना ली और अपना फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन जो था वो मुंबई से शुरू किया 1927 में। 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द ट्रांसमीटर्स एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग देम अंडर द नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 3 साल उन्होंने प्राइवेटली ऑपरेट किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपने उन ट्रांसमीटर्स को अपने अंडर ले लिया और उस कंपनी का जो नाम था, पहले नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया तब उसका नाम हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये नाम जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये याद रखने पड़ेंगे। जब आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। 1936 Indian Broadcasting Service became All India Radio. In 42 during the Quit India movement, Congress Radio was also known as Azad Radio. Start Broadcasting, which is organized by Usha Mehta. 1956 AIR changed its name to Akashvani. अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ में एक लाइन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1895 में रेडियो का इन्वेंशन हुआ। कहाँ पे हुआ? इटली में, गुग्लिल्मो मार्कोनी के थ्रू किया गया। 1920s में क्या हुआ कि रेडियो को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत से हमारे रेडियो क्लब बनने लग पड़े। वो रेडियो क्लब कहाँ कहाँ बने? पहला बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता, फिर मद्रास। 1923 जून बॉम्बे, नवंबर 1923 कलकत्ता, 1924 मद्रास। ये 3 हमारे प्राइवेट क्लब बन गए। अब इनमें से जो बॉम्बे और कलकत्ता वाला क्लब है जो 1923 में बना था, उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से और अपना फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन जो था वो शुरू किया मुंबई से। ठीक है, इन्होंने 3 साल उस पर वर्क किया और बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने ट्रांसमीटर्स को अपने अंडर ले लिया और इस जो कंपनी का नाम था उसको चेंज कर दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में। अब 1936 में क्या हुआ कि ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी वो ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट होगी। 1942 के टाइम क्या हुआ, इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चला हुआ था। उस टाइम पे जो कांग्रेस रेडियो भी कहा जाता है, आज़ाद रेडियो को, कांग्रेस रेडियो, आज़ाद रेडियो, ये सभी एक ही नाम है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी उषा मेहता के थ्रू। इसमें क्या था, लोगों के बीच में इस तरह के व्यूज को लाया जा रहा था कि किस तरह से मूवमेंट आगे चलाए जाएंगे और लोगों को अभी भी यूनाइट करने की कोशिश की जा रही थी। और लोगों के बीच में बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शुरू हुई थी या कुछ इन्फॉर्मेशन को जो पब्लिश नहीं होने दिया जाता था उनको इन रेडियोज के थ्रू लोगों के बीच में लाया जाता था। 1956 में क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम आकाशवाणी हो गया। अब पढ़ते हैं हम आकाशवाणी के बारे में। आकाशवाणी कब बना हमारा? 1956 में। आकाशवाणी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंडमार्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडियन लैंग्वेज। आकाशवाणी इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग सेलेस्टियल अनाउंसमेंट और वॉइस फ्रॉम द स्काई हेवन। In Hinduism, Jainism, and Buddhism, such celestial announcements are often featured in stories as a medium of communication from heaven to mankind. Akashvani was first used in the context of radio by M.V. Gopalswamy in 1936 after setting up India's first private radio station in his residence in Mysuru. अगर हम डिवाइड करें आकाश और वाणी, आकाश का मतलब है स्काई, वाणी का मतलब है वॉइस। ठीक है, तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेलेस्टियल अनाउंसमेंट्स। ठीक है, यानी आकाश से या स्वर्ग से आई हुई आवाज। हम बहुत सी मूवीज में भी देखते हैं ना कि कुछ ऐसे आसमान से आवाज आती है जिसको हम कहते हैं कि ये भगवान हमें कुछ कह रहा है या डेस्टिनी हमें कुछ कह रही है। ठीक है, तो ये इस वर्ड का मीनिंग जो है उस सीन से आप समझ सकते हैं। अब क्या है, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये जो हमारे तीनों धर्म है, इसमें जो सेलेस्टियल अनाउंसमेंट्स है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है और इसको कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा फीचर माना जाता है। ये कम्युनिकेशन किन के बीच में होती है? हेवन से होती है, यानी गॉड के थ्रू होती है। गॉड इस कम्युनिकेशन को ह्यूमंस के लिए करते हैं। आकाशवाणी जो है वो 1956 में बना, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है आकाशवाणी, इसको पहली बार यूज कहाँ किया गया था?
इसको पहली बार यूज किया गया था 1936 में M.V. गोपाला स्वामी के थ्रू यूज किया गया था, जब उन्होंने अपना फर्स्ट प्राइवेट रेडियो स्टेशन बनाया था। यानी 1936 में एक प्राइवेट स्टेशन बना था जिसका नाम आकाशवाणी था, और बाद में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया था 1956 में। Internal broadcasts were begun in October 1939 by the British government to counter the propaganda of the Nazis directed at the Afghan people. The first broadcast was in Pashto language, beamed to Afghan and Northwest Frontier Province. The external service of Akashvani is now broadcast in 27 languages, 16 foreign and 11 Indian languages to countries outside India. There is a general overseas service broadcast in English language with 8 hours of programming each day aimed at a general international audience. तो अभी तक हमने देखा कि ऑल इंडिया रेडियो किस तरह से इंडिया में अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था और कैसे उसका नाम चेंज होता रहा। पहले हमने देखा कि हमारे पास रेडियो क्लब्स बने जिसमें हमने 3 मेन जो थे वो रेडियो क्लब पढ़े। 2 ट्रांसमीटर्स ने अपना जो है सिंगल ट्रांसमीटर किया और अपनी कंपनी बना ली। फिर उसको गवर्नमेंट ने टुक ओवर कर लिया और उसके बाद उन्होंने उसका इंडिया रेडियो किया और ऑल इंडिया रेडियो से उसका नाम आकाशवाणी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि आकाशवाणी का वर्ड कहाँ से आया था। उसके बाद आता है कि जो उन्होंने इंडिया के बाहर भी अपनी ब्रॉडकास्टिंग को शुरू किया। अब कब किया? एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था अक्टूबर 1939 में, और ये किसने शुरू किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो अफगान के जो पीपल थे वहाँ पे नाजी का जो प्रोपेगेंडा चला था उसको काउंटर करने के लिए। और जो हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था किसमें? एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट जो हुआ था वो पुश्तो लैंग्वेज में हुआ था। पुश्तो कहाँ की लैंग्वेज है? अफगान की, यानी अफगानिस्तान की, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आता है वहाँ की लैंग्वेज है ये। आज के टाइम पे जो हमारी एक्सटर्नल सर्विस है आकाशवाणी की वो कितनी लैंग्वेज में की जाती है? 27 लैंग्वेज में, जिसमें हमारी 16 फॉरेन लैंग्वेज है और 11 जो है वो इंडियन लैंग्वेज है। और इनको कहाँ ब्रॉडकास्ट किया जाता है? आउटसाइड इंडिया। ओवरसीज सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को शुरू किया जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपनी ब्रॉडकास्टिंग करती है। वो कितने टाइम के लिए करती है? एक दिन में 8 घंटे के लिए, ताकि वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस जो है उनको एक तरफ एम कर पाए। Became independent in 1947, All India Radio Network consisted of only 6 stations: Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Lucknow, and Tiruchirappalli. 3 radio were in Lahore, Peshawar, and Dhaka are renamed in what eventually became Pakistan after partition. From the independence of India in 1947, there are several changes take place in radio broadcasting. अब क्या हुआ? हमने देखा कि एक्सटर्नल सर्विस को शुरू किया गया ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बाहर की जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके बीच में अपना प्रोपेगेंडा चला सकें और वहाँ पे लोगों को कंट्रोल कर सकें। अब 1947 का समय आ गया और इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया। अब आज़ाद भारत में क्या था कि हमारे पास 6 रेडियो स्टेशंस थे: दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। 3 और रेडियो स्टेशन थे जो कि इंडिया के ही थे, लेकिन वो पार्टीशन के बाद जो है वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान उन दोनों में चले गए। वो कौन कौन से थे? लाहौर, पेशावर एंड ढाका। ढाका जो है वो अभी बांग्लादेश में, लेकिन उस टाइम पर वो पार्ट पाकिस्तान का था। 1947 के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में चेंजेस होने लग पड़े। उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट फीमेल न्यूज़ रीडर कौन थी? सईदा बानो इन उर्दू लैंग्वेज। फर्स्ट रेडियो स्टेशन कहाँ पे था? पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1947 के बाद हमारा पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? जलंधर में। 12 नवंबर 1947। इसमें क्या था? जो महात्मा गांधी का लाइव इंटरव्यू चला था, लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो ऑल इंडिया रेडियो में पहली और लास्ट बार। प्लस हमने इसमें पढ़ लिया कि 6 रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पे थे: दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ। डॉक्टर कॉफमैन थे, उन्होंने म्यूजिक ऑफ AIR दिया था, यानी म्यूजिक ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जो उनका राग होता है वो दिया था। और ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या था? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। In 1950s, several entertainment shows started in All India Radio.
अब 1950s में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट चैनल्स थे वो शुरू हो गए। इससे पहले हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, न्यूज़ को शेयर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एंटरटेनमेंट शोज शुरू हुए। 1952 फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, द बैन ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक बाय B.V. केशकर टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। 1952 में क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पूरे नेशन में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, म्यूजिक का शुरू किया गया। सबसे पहले म्यूजिक का शुरू किया गया ऑल इंडिया रेडियो से। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, म्यूजिक शुरू हुआ तो म्यूजिक किस तरह का शुरू हुआ, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक था उसको बैन कर दिया। क्यों? ताकि वो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट कर सके। 1953 नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स कमेंस फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। ये किस भाषा में थी? इंग्लिश में। 1954 फर्स्ट रेडियो संगीत सम्मेलन, अ मेजर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल टू प्रमोट हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। 1954 में रेडियो संगीत सम्मेलन शुरू किया गया और इसमें क्या था, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक को प्रमोट किया जाता था। अब ये हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक क्या होते हैं? जो अंग्रेज आए थे, इतने ज्यादा जो भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे इससे पहले, ठीक है, तो उनके बाद जो था वो किस तरीके से हमारे म्यूजिक सिस्टम में भी चेंज आया। तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक था ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था उसमें, यानी जितने भी हमारे पास बाहर के जो इन्वेडर्स आते थे वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा म्यूजिक में कुछ छोड़ जाते थे, अपनी कुछ कला छोड़ जाते थे। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या था, उस तरीके से चेंज होता रहा। और जो हमारा कार्नेटिक म्यूजिक था वो हमारा, जो अभी साउथ में हम म्यूजिक सुनते हैं ना, जिसमें सिर्फ राग होते हैं, सिर्फ राग नहीं बोल सकते, जिसमें सिर्फ ट्यून होती है और आगे डांसर्स जो है वो डांस कर रहे होते हैं, लिरिक्स भी उनके ऐसे होते हैं कि इजीली समझ नहीं आते हैं, वो हमारा कार्नेटिक म्यूजिक था। आप समझ होंगे किस तरह के, जैसे भरतनाट्यम के जो होते हैं म्यूजिक उस तरह का, ठीक है, वो कार्नेटिक म्यूजिक आ गया हमारा। 1956 National Program of Plays commenced. The first played was Prafulla, a famous Bengali stage play written by Girish Chandra Ghosh. It was broadcasted in Hindi language. In the air, All India Radio changed its name to Akashvani. Akashvani meaning voice from the sky, suggested by रविंद्रनाथ टैगोर। अब 1956 में क्या हुआ था कि अब कुछ ऐसे ड्रामाज भी शुरू, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्ले शुरू हुआ। अब ये जो प्ले यानी ड्रामा, जिस तरह से आज हम सीरियल देखते हैं ना, वो शुरू हुआ यहाँ पे। और जो सबसे पहला जो प्ले था उसका नाम था प्रफुल्ला। ये क्या था, किसके द्वारा लिखा गया था? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा लिखा गया था। ये एक बंगाली भाषा का प्ले था, ठीक है, और उसको हिंदी लैंग्वेज में प्ले किया गया था। और इसी साल क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम था वो आकाशवाणी में बदल दिया गया था। आकाशवाणी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, जिसका मतलब था वॉइस फ्रॉम द स्काई। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1957 विविध भारती Diverse India is a 24/7 entertainment radio service from AIR to compete with Radio Ceylon. It is offering a mix of film music, short plays, comedy, and interactive programs, becoming India's largest entertainment network with a vast reach, especially popular in rural areas and cities for its accessible and melodious content. ये जो विविध भारती डाइवर्स इंडिया एक स्टेप शुरू किया गया था, इसमें क्या था कि जो रेडियो सर्विस थी उसको 24/7 शुरू कर दिया था, यानी हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे शुरू कर दिया था। और ये किससे कम्पीट कर रहा था? रेडियो सिलोन से। रेडियो सिलोन कहाँ से वर्क करता था? ये श्रीलंका से वर्क करता था और ये एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन था। जो उस टाइम पर गैप बना हुआ था कि ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी फिल्म म्यूजिक को बैन कर दिया गया था, तो उसका जो वॉइड था उसको फिल किसने किया था? रेडियो सिलोन ने, जिससे ये ज्यादा पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में। तो जो इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो था उसको लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी ब्रॉडकास्टिंग की जो टाइमिंग थी उसको बढ़ाया और साथ ही साथ अच्छे प्रोग्राम्स को लाया गया बीच में। अब वो प्रोग्राम किस तरह के थे? फिल्म म्यूजिक, शॉर्ट प्लेस, कॉमेडी, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स को शुरू किया। इससे क्या हुआ कि ये इंडिया का लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया, जिसकी रीच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और रूरल एरियाज में ये ज़्यादातर पॉपुलर था और रूरल एरिया के साथ साथ ही सिटीज में भी पॉपुलर था।
1959, Doordarshan is the first TV station in Delhi started as a part of AIR. Initially, it began as an experimental public service broadcaster with a small transmitter and a makeshift studio. Until 1975, TV service in India were part of All India Radio. अब 1959 में क्या हुआ, दूरदर्शन को शुरू किया। अब ये कैसे शुरू हुआ था? दूरदर्शन को फर्स्ट टीवी स्टेशन की तरह शुरू किया दिल्ली से, जो कि उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था। जो टीवी में भी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई उसको ऑल इंडिया रेडियो के अंडर रखा गया। शुरू में ये एक्सपेरिमेंटल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा और छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स बनाए गए, स्टूडियो बनाए गए। उसके बाद 1975 में क्या हुआ, टीवी सर्विस को जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया। 1974, Akashvani Annual Award were instituted to recognize professional excellence in All India Radio staff for radio programming, including plays, documentaries, music, and farm family welfare. 1974 में आकाशवाणी एनुअल अवार्ड को शुरू किया और ये किन के लिए था? जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टाफ था, जो कि रेडियो प्रोग्रामिंग में काम करता था, उनके लिए शुरू किया था ताकि प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ाया जा सके और लोगों के बीच में मोटिवेशन आ जाए। 1977, Doordarshan was officially separated from All India Radio, becoming a distinct department under the Ministry of Information and Broadcasting, marking the beginning of India's separate national TV service and faster growth for both. 1977 में क्या हुआ था कि दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से ऑफिशियली सेपरेट कर दिया था और इसको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर रखा गया। इससे क्या हुआ, इंडिया में एक सेपरेट नेशनल टीवी सर्विस की शुरुआत हुई। 23 जुलाई 1977, ऑल इंडिया रेडियो इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एफएम सर्विस फ्रॉम मद्रास, चेन्नई, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हाई फिडिलिटी नॉइज फ्री ब्रॉडकास्टिंग इन द कंट्री। अब हमने देखा था ना, जब हम अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि जब हमारा टीवी ज़्यादा पॉपुलर होने लग पड़ा तो उसके बाद रेडियो को एफएम रेडियो में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि जब लोग टीवी में अपनी ब्रॉडकास्टिंग देखने लग पड़े तो उसके बाद उनको रेडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था अपनी चीज़ें सुनने का, तो रेडियो को फिर ट्रांसफॉर्म किया गया। कैसे किया गया? उसको एफएम सर्विस में चेंज किया गया। और फर्स्ट एफएम सर्विस की जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मद्रास यानी चेन्नई से हुई थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, एफएम और एएम के बीच में क्या फ़र्क होता है। एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM encodes information by changing the wave amplitude while keeping the frequency constant. AM typically uses lower frequencies and lower wavelengths that can travel hundreds or even thousands of miles. अब देखो, इसको समझने के लिए ना मैंने नीचे फोटो भी लगाई हुई है। हमें ये तो पता ना कि जो हमारा इंफॉर्मेशन मैसेज होता है वो किस फॉर्म में जाता है, वो सिग्नल की फॉर्म में जाता है। और सिग्नल किस फॉर्म में मूव करता है? ये जो हम इसमें देख रहे हैं वेव की जो फॉर्म है इसमें मूव करता है। ठीक है, सिग्नल कैसे करता है? ये वेव की फॉर्म में करता है। जब ये वेव ऐसे चलती रहती है ना तो उसी से ही जो है हमारी इंफॉर्मेशन आगे पास होती है। FM frequency modulation encodes data by shifting the frequency of the wave while its amplitude remain unchanged. FM operates at much higher frequencies and is generally limited to line of sight distances, typically 100 miles. अब देखो एएम कैसे वर्क करता है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वो कैसे वर्क करता है। ये जो हमारी सिग्नल की वेव है ना, जो इस तरह से चलनी है, जो हमारी सिग्नल की वेव है वो ऐसे चलेगी, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि ये कभी छोटी हो जा रही है, कभी बड़ी हो जा रही है। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये बड़ी है, इस पॉइंट पे देखेंगे छोटी हो रही है और फिर से ये चेंज हो रही है। तो ये जो इसमें चेंज आ रहा है ये हमारी एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है और इसमें हमारा मैसेज इस तरीके से चल रहा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारी वेव की फॉर्म में जो सिग्नल चला हुआ है वो एम्पलीट्यूड में चेंज लाता रहता है। ये हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसमें क्या है, जो हमारा सिग्नल जो मूव हो रहा है, आप देख रहे होंगे कहीं पे ये बड़ी लेंथ है, कहीं पे छोटी लेंथ है, कहीं पे बड़ी है। जब हमारी आवाज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये ऊपर चल जाएगी और जब लग रहा है कि आवाज़ कम है तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये ऐसे वर्क करता जाएगा। ये ऐसे ऐसे चला है
बीच में एकदम से ये छोटा हो जाएगा, फिर एकदम से बड़ा हो जाएगा। ये जो है हमारा ये AM में वर्क कर रहा है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। FM किस तरह से वर्क करता है, FM में क्या है, ये सारी जो लेंथ है ये हमारी इक्वल रहेगी। इसमें चेंज किस में आएगा, मैग्नीट्यूड में, यानी दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है उसमें, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है और इनमें आप देख रहे होंगे कि इनमें कम डिफरेंस है, ये फ़र्क है, इसमें मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि AM और FM में क्या फ़र्क होता है। AM में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है वेव का उसमें चेंज आएगा, जबकि जो FM है उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, यानी कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ FM रेडियो इन इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, स्टार्ट ऑफ विविध भारती। चलिए अब ऐसा मान के चलते हैं कि हमें जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हमें इसको सॉल्व करना है, और हमने पढ़ा भी इसको एक स्टोरी की फॉर्म में है। सबसे पहले रेडियो क्लब बने, उसके बाद प्राइवेट कंपनी बनी, फिर गवर्नमेंट के अंडर आया, तो उसी स्टोरी को हम चलाएंगे अपने पास। तो वैसे तो हमें इनके एयर याद होने चाहिए, लेकिन अगर एयर याद नहीं भी है लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता है तो इनको हम उस पर कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा ऑप्शन डी, रेडियो इन इंडिया, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। उसके बाद हमारा आएगा स्टार्ट ऑफ विविध भारती। विविध भारती को हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्स इंडिया 24/7 जो सर्विस शुरू हुई थी। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ FM रेडियो इन इंडिया, ये लास्ट में हुआ था और ये अभी तक हमारे बीच में चला हुआ है। तो चलिए अब चेक करते हैं इनके आंसर को। पहला आ गया हमारा D, सेकंड A, थर्ड C, फोर्थ B। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कब बनी थी, 1927 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो 1936, स्टार्ट ऑफ विविध भारती 1957, इंट्रोडक्शन ऑफ FM रेडियो इन इंडिया 1977। ये तो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अगर इसमें मैं भी इसमें ऐड कर दूं कि आकाशवाणी में कब चेंज हुआ था, तो वो भी आपको ऐसे मेन चीज़ें याद होनी चाहिए। या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में कब चेंज हुआ था। Who among the following is associated with the invention of wireless telegraphy? वायरलेस टेलीग्राफी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वायरलेस टेलीग्राफी को हम क्या समझ सकते हैं, रेडियो। ठीक है, तो रेडियो बनाने में किसका हाथ था, हर्ट्ज, मार्कोनी, मैक्सवेल, आर्मस्ट्रॉन्ग। सुना सुना नाम है मार्कोनी, बहुत बार हमारे नोट्स में भी आ चुका है। तो इसका आंसर आएगा मार्कोनी। फुल नेम है इनका गुग्लिल्मो मार्कोनी। Which radio service of All India Radio was started to counter Radio Ceylon? रेडियो सिलोन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये कहाँ से वर्क करता था, श्रीलंका से। इंडिया रेडियो की ऐसी कौन सी सर्विस थी जिसको शुरू किया गया था रेडियो सिलोन को काउंटर करने के लिए। रेडियो सिलोन के बारे में छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या है रेडियो सिलोन। युववाणी, FM गोल्ड, विविध भारती, नेशनल चैनल। तो इसका आंसर रहेगा विविध भारती, डाइवर्स इंडिया। Which of the following countries followed the public service broadcasting model influencing AIR? AIR किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, यानी ऑल इंडिया रेडियो कौन सी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग मॉडल से इन्फ्लुएंस हुआ था, जिसका आंसर है यूके। यूके में क्या था, BBC। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट किया है। हम इसमें पढ़ रहे थे ना, हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये इसमें हमारा भी फर्स्ट पार्ट हुआ है जो रेडियो का था। हमारे इसमें सेकेंड पार्ट अभी आना है जो हमारा टेलीविजन पे है। अभी हमने रेडियो के बारे में पढ़ा है, अभी टेलीविजन के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे। स्टोरीज नहीं हमें याद रखने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर इनको बार बार आप रिवाइज करें, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स के साथ पढ़ें, तो इनको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो सकता है और याद रखना भी ईजी हो सकता है। तो आप इनको बार बार पढ़ते रहें। साथ में अपनी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।